बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का और अवाम के फैसले के बाद अब हुकूमत साजी का काम शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, वो शौकत खानम हॉस्पिटल गए, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पेश किया, खान साहब से खैरियत दरियाफ्त की, फ्रेंडली मैच खेलने की इस्तदा की और लगता ऐसे है कि एक बर्फ जो कि दोनों तरफ जमी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। एक बहुत मेच्योर पॉलिटिक्स और खान साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है बकौल मियां नवाज शरीफ के, एक बहुत ही मेच्योर तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने ये कहा है कि इख्तलाफात दूर कीजिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाइए। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पनप रही है और यही 5 साल पहले जब हुकूमत बन रही थी और उसके बाद जो 5 साल गुजरे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के साथ मुकमका के ताने भी सुनने पड़े, फ्रेंडली अपोजिशन के ताने भी सुनने पड़े और खुद हमारे यानी मीडिया की तरफ से सुनने पड़े। उसके बावजूद ये वही फ्रेंडली अपोजिशन या मुकमुका था जिसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत दूसरे हुकूमत को इंतकाल इक्तदार कर रही है, जमहूरी और पाकिस्तान के अवाम अपने इख्तियार को आजमाते हुए देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि फ्रेंडली मैच कौन खेलेगा। क्या मियां साहब जो हैं वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ उनके साथ हुकूमत बनाए, या अपोजिशन में अगर तहरीक इंसाफ बैठेगी तो वो किस तरह से मैच खेलेगी, इसका बहरहाल इंतजार रहेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 124 नशिस्तें लेके कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा बड़ी जमात बन गई है। पंजाब असम्बली में 214 नशिस्तें लेके 2/3 अक्सरियत ले चुकी है ये पार्टी। सिंध असम्बली में 4 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा में 12 नशिस्तें और बलूचिस्तान में भी 9 नशिस्तें लेके पाकिस्तान की वाहिद नेशनल पार्टी बन के सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 32 कौमी असम्बली की, 6 पंजाब असम्बली की, 63 सिंध असम्बली की और 2 खैबर पख्तूनख्वा की इनके पास नशिस्तें आई हैं। पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ मुज़ाकरात कर रही है और तवक्को ये की जा सकती है कि सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम की बन पाएगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27-18 पंजाब असम्बली में, 1 सिंध असम्बली में, 33 खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है और अब जोड़ तोड़ का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पर है कि किस तरफ ये जाएंगे। मौलाना ने अलबत्ता ये कह दिया है कि उनको तस्लीम नहीं है नतायज और धांधली का इल्जाम लगाया गया और ये कहा गया कि मैंडेट गलत दिया गया है, इंजीनियर किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एमकेएम 18 जमातों के साथ कौमी असम्बली में है, 37 सिंध असम्बली के अंदर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम 2 के साथ कौमी असम्बली में और 7 पंजाब असम्बली में है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम 10 नशिस्तें लेके कौमी असम्बली में है, जमात इस्लामी 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1। अब ये सिलसिला है कि मियां नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अंदर भी मुज़ाकराती टीम एक तश्कील दे दी है। वफाकी काबीना के ऊपर भी बातचीत हो रही है। कौन कहां हुकूमत बनाएगा, फ्रेंडली मैच कहां किधर किधर होगा, अहम चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को, आजाद उम्मीदवारों के साथ बारगेनिंग होगी या कुछ और होगा, क्या केपीके के अंदर 3 हुकूमतें अलग अलग होंगी, पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान में अभी तक कोई मंजर सामने नहीं आ रहा, उसके ऊपर बहुत तशवीश भी है। बहरहाल ये सब जब अलग अलग हुकूमतें होंगी तो फिर वफाकी हुकूमत किधर होगी, बड़ी अहम दिलचस्प सवालात है। हम उठाएंगे एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब सिद्दीकी साहब, मारूफ तज्जिया निगार, कॉलम निगार, सीनियर सहाफी और माशाल्लाह बहुत साहिबुर राय शख्सियत मानी जाती है सहाफत में। मुझे ज्वाइन करेंगे फारूक अमजद मीर साहब, लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे और फैसल सब्जवारी साहब एमकेएम से कराची से मुझे ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। आप सबको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत मोहतरम मेरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अमजद मीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लाहौर से, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और अभी जीत चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और फैसल सब्जवारी साहब एमकेएम के सीनियर रहनुमा, वो भी जीते, उनको भी जीतने की मुबारकबाद। सो अब गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सिद्दीकी साहब पहले तो ये बताएगा कि बड़े चैलेंजेस हैं, हुकूमत साजी में बड़े चैलेंजेस हैं, कहां कहां क्या क्या खाका आपको नजर आ रहा है? मैं नहीं देखता कि हुकूमत साजी में कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस पेश आएंगे। देखिए पंजाब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंध क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना ऑप्शन है, इंतखाब है कि वो एमकेएम को साथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं, बट दे आर इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, पीपल पार्टी, सो नो प्रॉब्लम।
जहां तक इसका ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां भी इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने क्लियर उन्हें कह दिया है कि जनाब आपका मैंडेट तस्लीम है, आप ज्यादा सीटें रखते हैं, आप हुकूमत बनाइए। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी उनके साथ ताउन कर रही है, शेर पाव साहब से भी उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ आजाद भी मिल जाएंगे, तो होपफुली हुकूमत बनाने में उन्हें कोई ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मौलाना तो इल्जाम लगाया कि इंजीनियर है। मौलाना के इल्जाम की नौइयत या उसका पस मंजर या उसके मुहर्रिकात क्या हैं, वो एक अलग मौजू है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन उनके इल्जामात मेरा ख्याल है हुकूमत बनाने में माने नहीं हो सकेंगे। देखिए वहां की जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो डिपेंड करती है सिर्फ पीएमएलएन पे। पीएमएलएन अगर डिसाइड करती है कि हमने अपनी हुकूमत बनानी है और पीटीआई को नहीं बनाने देनी, तो वो 24 घंटे बल्कि 10 घंटे 12 घंटे में कर सकते हैं। शेर पाव साहब ने उन्हें सिग्नल दिया कि जी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हैं, इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़े उनके साथ हैं, और जमात भी शायद उनके साथ आ जाती, अगर ना भी आती तो वो इस पोजीशन में थे कि हुकूमत बना लेते। इसी तरह अगर लेकिन मियां साहब ने कहा कि नहीं, तहरीक इंसाफ को हुकूमत अच्छा जेस्चर है, वो अक्सरियती पार्टी के तौर पे उभरी है, उसको ये इस्तेकाक मिलना चाहिए, चाहे जितने भी उसके हैं, लेकिन बाकी से ज्यादा है। वहां भी मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत साजी में कोई दिक्कत आएगी। रही बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में हमेशा जो है ना, वो आपने सिंध में देखा हो कि एक कपड़ा बुनते हैं वो, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं, जिसको रल्ली कहते हैं। जी जी, ये रल्ली पॉलिटिक्स होती है वहां पे, रंगारंग कपड़े जुड़े होते हैं और एक गवर्नमेंट बन जाती है, और वो ऐसे ही बनती है। अब भी वहां ऐसी बन जाएगी। मेरा ख्याल है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है अचकजई साहब की, उससे मियां साहब के बड़े अच्छे मरासम है, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और दूसरे नंबर पे या शायद पहले नंबर पे पीएमएलएन की सीटें हैं। तो दोनों जमातें मिलकर दूसरी जमातों को मिला के वो गवर्नमेंट बना लेंगी। होपफुली वहां की जो हुकूमत होगी उसमें नून लीग शामिल। और सर अभी जो डेवलपमेंट सामने आई है, मियां साहब इमरान खान के पास बात जो थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें कोई मसला नहीं है। वो तो सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, रिजर्व सीटों के साथ पीएमएलएन की हुकूमत कंफर्टेबली बनती है। तो हुकूमत साजी में मुझे कहीं कोई मसला नजर नहीं आता, और ये कुछ चंद ही दिनों में ये प्रोसेस शुरू भी हो जाएगा। आईनी जरूरत है, नोटिफिकेशन होंगे, इजलास बुलाए जाएंगे, असेंबलियों के स्पीकर बनेंगे, उसके बाद कायदे ऐवान या जो भी है वो प्रोसेस मेरा ख्याल है विद इन दिस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो अभी नई डेवलपमेंट आई है, इमरान खान साहब की इयादत के लिए गए हैं और फ्रेंडली मैच की बात की है, क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पीटीआई भी बैठ जाए फेडरल गवर्नमेंट में मियां साहब के साथ, या अपोजिशन के तौर पर वो कह रहे हैं फ्रेंडली मैच के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क है। अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे सियासी जो अहदाफ हैं, मकासद हैं, वो इस तरह पूरे होते हैं कि हम नून से ना मिलें और अपोजिशन में बैठे, तो भी कोई बात नहीं। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि जो चैलेंजेस हैं, एनर्जी का बोरान है, मईशत का बोरान है, लॉ एंड ऑर्डर है, वार ऑन टेरर है, इनकम्पिटेंस, बैड गवर्नरशिप, 15,000 अरब के कर्जे आप पे चढ़े हुए हैं, और फिर बजट आने वाला है, वो कैसे पेश करना, ये चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस के लिए जरूरी नहीं कि इमरान खान साहब हुकूमत में बैठे। मेरा ख्याल है कि अगर वो मुल्क और कौम से हमदर्दी रखते हैं तो वो अपोजिशन में बैठ के भी उतना ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वो हुकूमत। ये सर चैलेंजेस के ऊपर आएंगे। मैं क्विकली फारूक अमजद मीर साहब के पास जाती हूँ। मीर साहब, इस जेस्चर को जो मियां साहब ने आज शो किया, और खान साहब ने बड़ी कमाल मैच्योरिटी का सबूत दिया है, एक बड़े सियासतदान के तौर पे उन्होंने उनको वेलकम भी किया, अच्छी गुफ्तगू भी की है, क्या मतलब लेना चाहिए? फेडरल गवर्नमेंट में आने का होगा या अपोजिशन में? जैसे कि बार बार खान साहब कहते रहे कि नहीं वो एक स्ट्रांग अपोजिशन बनेंगे, तो क्या आज की मुलाकात पे आपका क्या इंप्रेशन है? देखिए, एक बात तो सारे पाकिस्तान में बड़ी क्लियर है कि आईनी तरीके से जो कौमी असेंबली में जिसने भी लीडर ऑफ अपोजिशन होना है, पाकिस्तान में अवामी जो अपोजिशन होनी है, उसमें जो लीडर है उसका नाम इमरान खान है। आज जो मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ ले रहे हॉस्पिटल में इमरान खान साहब से मिलने, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर था, जिससे वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाएगा। जो आपस में कोई गुफ्तगू में तलखी थी, उसको मेरा ख्याल है इससे बड़ी ये नहीं कमी आएगी। लेकिन अगर कोई ये समझे कि इसके बाद पीटीआई जो है वो पीएमएलएन की पॉलिसीज से एग्री कर जाएगी, या उनके तर्जे हुकूमत को पसंद करने लग पड़ेगी, या वो ये समझना शुरू हो जाएगी ये पार्टी जो है ये मुल्क को तरक्की देने में बड़ा कोई अहम रोल जो है वो अदा करेगी, तो वो हमारे जो नजरियात हैं उनको बदलने के लिए परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी पीएमएलएन को। इनके सिर्फ हॉस्पिटल में आने से ये काम नहीं होगा। हम बड़ा एक उनको खुशामदीद भी कहा है, हम उनकी जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ मैं यही कहूंगा कि ये वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा है, लेकिन
अपोजिशन पार्टी जो PMLN को मिलेगी उसका नाम तहरीक इंसाफ ही रहना इंशाल्लाह। और इससे ये जरूर है कि एक वो जो बाज़ औक़ात जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन ये कहा कि इमरान खान साहब ससुराल से पैसे ला के लगाते रहे, तो इस तरह की गुफ्तगू जो हमारी तरफ से भी बाज़ जगहों पे हुई है वो गुफ्तगू जो है वो बंद हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप अच्छा जेस्चर है। और फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे जल्द से जल्द, आपको पार्टी ने क्या बताया? क्योंकि अभी तक हम पीटीआई के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। मियां साहब ने तो बातचीत कर ली थी, पीटीआई क्या कहती है? जी, बाकायदा रिस्पांस जो है वो तो आपको सेक्रेटरी इतलात की तरफ से आएगा, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि हमारी तो ये बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हों और इस काबिल हो जाएं कि वो फ्रेंडली या जैसा भी क्रिकेट मैच खेल सकें, तो ये उनकी सेहत की एक मुकम्मल, बिल्कुल अल्लाह करे उनको अल्लाह ताला सेहत दे। बिल्कुल सही बात है। अब मैं कराची जाती हूँ राना साहब, इससे पहले कि मैं आपके ऊपर आऊं, क्योंकि आपने माशाल्लाह अच्छी खासी मेजोरिटी ले ली है पंजाब के अंदर और आप वजीर कानून भी बनने वाले हैं, लेकिन फैसल सब्जवारी साहब से पूछते हैं, क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर MKM का धरना जारी है और ये जो धांधली का शोर है जाहिर है कि वो भी हो रहा था और वहां से प्रोटेस्ट भी आया, फिर अब MKM भी धरना दे रही है क्योंकि मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, जो कि NA 250 के कुछ हलकों में रीपोलिंग के हवाले से बात हुई है। तो फैसल भाई, क्या आपका क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बातचीत कहां तक पहुंची है? क्योंकि मेरे ख्याल में उस हल्के के जो वोटर्स हैं, असल में आप हमारे मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान को ये लगा कि NA 250 कराची सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन की पौश आबादी और प्रिविलेज क्लास पर मुश्तमिल है, जबकि उस हल्के का महज 25% से भी कम डिफेंस और क्लिफ्टन की पौश आबादी है। बाकी उसमें मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो इलाके हैं वो शामिल हैं। वहाँ वो वोटर्स निकले हैं, उन्हें लगता है कि ये उनके साथ ज्यादती है और MKM की बिल्कुल ये सियासी सोच है कि हम NA 250 में दोबारा इंतखाब चाहते हैं। एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर फौज लगाएं, रेंजर्स लगाएं, कैमरे लगाएं, आलमी मुबस्तरीन एक एक पोलिंग स्टेशन पर बिठाएं और जो जीते जो हारे जिसे लोग वोट देते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्टिव वहां पर काम हुआ है तो हम यकसर मुस्तरद करते हैं, वहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया और हम उनके साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। मैं खुद भी आपके प्रोग्राम से वहीं जाऊंगा, हम सब वहां पर होंगे। और फिर यही है ना, धरना पार है तो ठीक है, अब हवाएं नहीं करेंगी, रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सही बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हो या दीगर मुल्क की जो भी सियासी जमातें हैं उनके साथ हम चाहते हैं कोई के ऊपर हम सियासी इंतहा पसंद नहीं है। हम लोगों के लिए खतरे जारी करते हैं सियासी तौर के ऊपर, हम सबसे बैठकर बात करेंगे और लेकिन उससे पेशतर जो हमें ये सिलसिला दरपेश है कि आप शुरू करें जनाब वोटर लिस्टों से और हल्का बंदियों से और सारी की सारी चीजें आप कराची को इस तरीके से दिखाइए कि जैसे वो मरीख है। तो अभी तो इस तात्पुर से निमटना मेरी सियासी कराची, बहरहाल कराची बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है चंद दिनों में। और राना साहब, आपकी पार्टी जाहिर है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत बनाने जा रही है, क्या आप MKM के साथ भी शरीक होंगे? और इसी तरह के जो धांधली के इल्जामात हैं वो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि खुदा न खास्ता या जो भी है, इस वक्त PTI बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही है कि लाहौर में भी, नारोवाल के अंदर भी, मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है वो धांधली हुई है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसको वंस फॉर ऑल मियां साहब भी आगे बढ़े और इस चीज को खत्म करें? आज उन्होंने कुछ इंडिया दिया है कि हमने कहा है कि मैंडेट को तस्लीम करें, तो क्या PMLN क्या कर सकती है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से पहले? देखिए आसमा, बात यह है कि जहां तक एहतजाज का तल्लक है, एहतजाज जो है वो दो जगहों पे पहले शुरू हुआ, एक डिफेंस कराची पे और दूसरा डिफेंस लाहौर में। एग्जैक्टली। ये जो एलीट क्लास है, ये मैं समझता हूँ कि PTI की जो है ये बिल्कुल ये खूबी है, उनकी इस बात को तस्लीम किया जाना चाहिए कि जिस तरह 70 की दहाई में भुट्टो मजदूर और किसान को जो है वो बाहर ले आया था और उसको जुबान दी, उसको ताकत दी, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और दुकानदार और छोटा फैक्ट्री ओनर जो है उसको जो है वो अफेक्ट किया। PTI ने जो एलीट क्लास है, जो डिफेंस में रहती है, जो पॉश एरिया में रहती है, जिसको पता ही नहीं था कि इलेक्शन भी क्या होता है और कभी वोट भी डालना है या नहीं डालना है, उनको निकाल के लेके आए, एक्टिवेट किया है और उनको लेके आए हैं। उनमें बड़ा जोश है, जज्बा है, पैसा है, सब कुछ है। तो ये एहतजाज जो है ये तो इब्तदाई तौर पे दोनों जगह पे डिफेंस एरियाज में शुरू हुआ था और वहाँ पे हो सकता है कि उनकी शिकायत जो है वो किसी हद तक जो है वो जायज़ हों।
اب اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی نے ایک جماعت کے طور پہ کہا کہ جی ہر جگہ پہ دھرنا دیں اور ہر جگہ پہ احتجاج کریں، تو پھر وہ ناروال میں بھی شروع ہو گیا، بلکہ یہ فیصلہ آباد میں آپ یقین کریں کہ فیصلہ آباد میں کلین سویپ ہے، تمام کی تمام صوبائی اور قومی سیٹیں جو ہے وہ ہم نے جیتی ہیں، پی ایم ایل این کے پاس بھی ہیں، بالکل پی ایم ایل کے پاس ہیں، اور تحریک انصاف نے اس دن رزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا، لیکن آج وہ بھی احتجاج کر رہے تھے۔ جب پارٹی کی طرف سے حکم آئے گا احتجاج کرو تو پھر کرنا ہی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ایک پروگرام میں دیکھا تھا، خواجہ اظہار صاحب ہیں ایم کیو کی طرف سے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، انہوں نے کہا کہ جی ہم 43 یا 41 پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشن نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ 250 جو ہے 250 اس پوری کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروا دیں، اور اگر اس کا رزلٹ یہ آئے کہ ہم یہاں سے ہار جائیں تو ہم پھر پورے کراچی میں جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ جناب پورے کراچی میں ری الیکشن کروا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ NA 250 جو ہے، دیکھیں پورے ملک میں ماس وائے انڈیویجول جو ہے وہ واقعات کے کہ کسی جگہ پہ اگر میرا سپورٹر تھوڑا سا اگریسو تھا تو اس نے دوسرے کو تھوڑا سا جو ہے وہ انڈرمائن کر لیا، دھکا دے دیا، کئی جگہ سے مجھے شکایت آئی کہ جی ان کی عورتیں داخل ہو گئی ہیں، جی وہ ہمارے لوگوں کو روک رہے ہیں، جی وہ ہمیں ووٹ نہیں اپنا کاسٹ کرنے دے رہے، یہ نہیں ہو رہا وہ، یعنی اس قسم کی شکایات ہمارا سسٹم جو ہے وہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا، ہو سکتا ہے 1-2 الیکشن میں ہو جائے، اور یہ ہوتے ہوتے بالکل رانا صاحب یہ ہوتے ہوتے دور ہوگا، مگر اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی ڈیفینس، کراچی ڈیفینس، لاہور ڈیفینس، ہاں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کوئی انتظامیہ جو ہے وہ اتنی، آپ یقین کریں کہ اتنی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غیر جانبدار تھی کہ انہوں نے یعنی SHO سے پٹواری سے لے کے TMO تک اور ران صاحب میں ایک بریک لے لوں۔ آپ نے جو بات کی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیفن کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کچھ ٹرن آؤٹ کی شکایت کی ہے کہ جہاں پہ 100% ٹرن آؤٹ تھا، یہ 200% تھا، اور ووٹر کم تھے اور ووٹ زیادہ پول ہوئے۔ تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے بالکل اس کو انڈیویجولی لینا چاہیے، اس کو سسٹم کے لیے نہیں کرنا چاہیے، سسٹم مضبوط بنانے کے لیے البتہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے اور کس طرح یہ مراحل طے ہو سکتے ہیں پیسفلی تاکہ ایجیٹیشن سے بچا جائے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بحث ہو رہی تھی کہ دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، اور ایک نقطہ اعتراض جو ہے وہ اٹھایا فاروق امجد میر صاحب نے بریک میں کہ ان کو بھی بات کرنے کی اجازت دی جائے جس طرح سے رانا صاحب نے بات کی ہے۔ میر صاحب، دھاندلیوں کے الزام آپ کی پارٹی کی طرف سے لگ رہے ہیں، ڈیفنس لاہور اور ڈیفنس کراچی میں آپ لوگوں کے دھرنے جاری ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ صرف ڈیفنس کے اندر ہی دھرنے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ رانا صاحب کو پوری اطلاع نہیں آئی، ان کی گفتگو سے مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی دونوں ڈیفنس لاہور اور کراچی میں لا لیا جائے تو یہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ PTI کے ساتھ ہیں۔ تو میں صرف رانا صاحب کو یاد دلانے کے لیے کہ پاکستان میں انشاءاللہ جب یہ ساری ٹیبولیشن ہو جائے گی تو دوسرے زیادہ بڑے ووٹ جو ہے وہ PTI نے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ہر طبقہ فکر جو ہے وہ PTI میں موجود ہے، اور زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو لوور مڈل کلاس اور اس سے بھی نیچے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان میں سے اکثریت یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، اس میں پڑھائی کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ایک کرپشن سے پاک ایک نیک نام اور وہ غیر ملکی دباؤ سے ہٹ کے چلنے والی حکومت آنی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور جہاں یہ بات کہ جی فخرالدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ماشاءاللہ یہ 85 سالہ زندگی میں جو ہے یہ الیکشن والا کام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ٹھیک کر دیا کہ نہیں کر دیا، تو میرا خیال ہے انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ جو انٹرنیشنل پلیئرز نے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو ٹاسک دیا تھا وہ الیکشن کمیشن نے پورا کر دیا۔ یہ سر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، میں اس سے بھی بڑی بات کرنے کو تیار ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں اس بات کو بھی ماننے، میری اب سن لیں، حلقوں سے آ رہی ہے، اب میری سن لیں، اسی طرح کی بات ہم نے سنی ہے، اب میری بات سن لیں، اب میری بات سن لیں جی۔ میں PMLN کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ماننے کو تیار ہوں، اور یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ انہوں نے کوئی 75-80 سیٹیں لی ہیں۔ یہ باقی ساری جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی مہربانی ہے اور یہ اور ان لوگوں کی مہربانی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ کہ آپ 25 سیٹوں پہ صرف گنتی دوبارہ کروا دیں۔ ٹھیک، پھر ہم کوئی دھرنا نہیں دینا چاہتے، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم دوبارہ الیکشن نہیں کہہ رہے۔ اس سے زیادہ کیا ریزنیبل بات ہوگی
कि आप 25 हलकों में दोबारा गिनती करवा के हमें दिखा दें कि इसमें जो है ये अंगूठे उन लोगों के लगे हैं जिन्होंने ये वोट डाले हैं। दो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी राना साहब, मैं चाहती हूँ क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं फैजल भाई और सिद्दीकी साहब से बात कर सकूं। एक तो ये कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी भी ऐसी बातें कर रही है कि ये सब कुछ शायद किसी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है, ये 2014 की तैयारी हो रही है और 2014 की एग्जैक्टली। और दूसरी यानी ये इल्जामात हैं, दूसरी ये कि आज मियां साहब ने बातचीत की है, वो क्या पैगाम लेके खान साहब के पास गए हैं, और मीर साहब केपीके के अंदर भी आपकी हुकूमत है, ये भी 2014 की तैयारी में से हो सकता है। ये जब बन जाएगी ना आसमा, जब हुकूमत हमारी बन जाएगी फिर आप मुझे बताना बुला के कि हमारी बन गई है हुकूमत। ठीक है, अच्छा शक है उसको। बात ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है या जो नेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई लाहौर में जलसा तो करवा सकती है, किसी को किसी पार्टी में बंदे शामिल करवा सकती है, लेकिन वोट नहीं डलवा सकती। वो फैसलाबाद में आके मोहल्ला समनाबाद में या सर सैयद टाउन में जो है वो लोगों को वोट डालने पे मजबूर नहीं कर सकती। ये लोगों ने वोट डाले हैं और ये बात नजर आ रही थी, हमें ये बात नजर आ रही थी। और मैंने कई प्रोग्राम्स में 6 माह पहले कहा था, 4 माह पहले कहा था कि पंजाब से 100+ नेशनल है वो 22 सीटें हम लेंगे। बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम पे भी आपने कहा था, बिल्कुल ये काफी अर्सा पहले कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताऊं कि जुनून और जो है ना सुनामी, ये जुनून और सुनामी जो है ये किसी खूनी इनकलाब को बपा करने के लिए तो रेलेवेंट टर्म्स होंगी, लेकिन जुनून जो है ना वो इलेक्शन के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। इलेक्शन के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको एक एक हल्का जो है उसको बैठ मगर राना साहब उन्होंने जुनून दिखाया तो है, वो नौजवान को बाहर लेके तो आए हैं, वो उस क्लास को तो बाहर लेके आए जो पॉलिटिकल कल्चर पे यकीन ही नहीं रखती। देखिए बात यह कि जुनून इन्होंने क्या दिखाया है, बात यह है कि ये इलेक्शन की तैयारी के जो 8-6 माह थे वो ये करवाते रहे अपने इलेक्शन, और उसके बाद जब यानी इलेक्शन आया तो उस वक्त ये कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, और इनके कैंडिडेट्स का हाल ये था इधर फैसलाबाद में कि यानी उनको यही नहीं पता था कि ये हल्का जो है ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। तो इसलिए जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं वो हम क्योंकि ऑन ग्राउंड थे, हम इन सारी चीजों को देख रहे थे, हम इस इलेक्शन को प्लान कर रहे थे। अच्छा राना साहब क्विकली मैं क्विकली ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल यानी या अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल ये नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट होगा, नविश्ता दीवार था। अच्छा फैसल भाई, अभी पीपल्स पार्टी और एमकेएम के बीच में ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि मिलकर हुकूमत बनाने के ऊपर रजामंदी हो गई है, तो आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। वफाक के अंदर क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, या अगर आपको पीएमएलएन कहती है कि हमारे साथ शामिल हो जाएं आप जाएंगे इनके साथ? मेरे ख्याल में जो फिगर आपके यहाँ चल रहे हैं मैं देखता हूँ वो ये चल रहे हैं कि सरदारी साहब ने कह दिया है कि जनाब एमकेएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, कोई मताट्रास किस तरह की तो नहीं चली। मेरे ख्याल में देखते हैं कि किस तरीके से इवॉल्व होती है सूरत हाल। या फिर विपास की बात है, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूँ, ये अभी जो सूरत हाल ऐसी है कि मुस्लिम लीग के पास बड़ी क्लियर मेजोरिटी है, उनको जरूरत नहीं है मुस्लिम लीग उनको, लेकिन अगर इन्हें होती भी जरूरत उस वक्त भी हम इलेक्शन से पहले भी ये कह रहे थे, और राना साहब और मैं हम जानते हैं कि हमारे यहाँ दोनों जमातों में तो कोशिश ये कर रहे थे कि हमारा एक ना एक चैनल जरूर खुला रहे, को एग्जिस्टेंस वाली बात। ये चीज हमारी तहरीक इंसाफ के साथ थी, पिछले 2 साल से आप देखें मतलब हमारी जानिब से जो है वो बिल्कुल जो चीज था पूरी इलेक्शन कैंपेन देखें, अब अचानक कुछ जज्बाती दोस्तों ने ऐसी चीजें की। हजरत अली की सुन्नत है कि वो अपने जाती गुस्से को आप नहीं लेकर आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, अदरवाइज जो मेरी अपनी पर्सनल कंडीशन है वो जिस तरह अगर मतलब मेरे घर तक अगर कोई बेहोशी कर रहा है तो आई एम केपेबल एनफ, ऑल स्पोकन गाय बट आई एम केपेबल सड़क पे पत्थर मारे। आप इसको मुस्तरद नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ये लाइंड हैं, मगर अगर हमें कहा जाए तो हम बात कर सकते हैं। मैं ऐसे समझी हूँ, मैं इसको नहीं आप अच्छा मैं गलत समझी हूँ। अच्छा आप गलत भी नहीं समझी, मैं शायद समझा नहीं पाया। मेरे कहने का मकसद ये था कि हम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करेंगे अगर मुस्लिम लीग नून चाहेगी, और बातचीत करके देखिए ऑपोजिशन में होना भी दुश्मनी होने के मुताबिक नहीं है। इस खास तौर को मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम भी इस इर्तिकाली मरहले से गुजरे और बाकी जमातें भी। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये जो एक तो ये धांधली की बात हो रही है दोनों तरफ से, पीटीआई भी कर रही है, पीएमएलएन भी, एमकेएम भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी,
फैफिन ने जो रिपोर्ट दी है वो कह रहे हैं जी 49 से ज्यादा हल्के हैं जहां पे 100% से ज्यादा टर्न आउट रहा है, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इस चीज से बालातर है, शफाफ इलेक्शन है कम्प्लीटली। देखिए, धांधली के इल्जामात यकीनन आ रहे हैं और इसका आगाज जो है वो कराची से हुआ। मुख्तलिफ जमातों ने उस पर एहतजाज किया, MQM समेत, और कराची के बारे में जेन्युइन कंप्लेंट्स मौजूद हैं। लेकिन बाकी मुल्क के हवाले से जो धांधली की बात की जा रही है, इसका कोई सबूत सामने नहीं आया। इतना विजिलेंट मीडिया के बावजूद कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ये बात हो रही है। लेकिन मुझे फारूक अमजद साहब बड़े मोहतरम शख्सियत है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका। इनकी जो ये बात उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने लोकल इस्टेब्लिशमेंट से मिलके इलेक्शन कमीशन को जो टास्क दिया था वो उसने पूरा कर दिया। 2014 मुझे इस पे अफसोस हुआ। अच्छा। अफसोस इसलिए हुआ कि जैसे सर पीपल्स पार्टी के हल्के भी यही बात नहीं, चले जो भी कह रहा है, हाँ। जो भी कह रहा है, अफसोस इसलिए होता है कि ये जो आपकी राय, अवामी राय है ना, जो 60% लोग निकले हैं अपनी जानों को खतरे में डाल के दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए और उन दहशतगर्दों को ये पैगाम देते हुए कि तुम इन इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते थे, नहीं कराना चाहते थे, हम आ रहे हैं, उनकी तौहीन है, उनकी राय की तौहीन है कि जैसे वो भी किसी इंटरनेशनल कंस्पायरेसी प्लान का हिस्सा बन गए और उन्होंने अपना वोट उधर दे दिया या इधर दे दिया। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन का जो आया हुआ था मुबस्सरीन का, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दे दी है कल। उन्होंने कह दिया कि 90% सेटिस्फैक्टरी और गुड है इलेक्शन, सिर्फ 10% पे शिकायतें आई हैं और वो भी कराची करप्शन में। आज मेरी बात हुई है पिल डैट के जो हमारे चेयरमैन है अहमद बिलाल साहब, उनसे मेरी बात हुई है, वो भी एक रिपोर्ट ला रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे बताइए फाइंडिंग्स क्या है और आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको पब्लिक भी कर दूं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप मेरी इजाजत है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम कराची कि जी इस तरह की कोई इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, उसको ऑन द होल नहीं करना। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी कि ये बदनजमी हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर है, मिसमैनेजमेंट हुई है, कोई धांधली या फ्रॉड, 2 लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। धांधली या फ्रॉड का कोई एविडेंस नहीं। अब आप आइए फैफन पे। ठीक। फैफन ने एक अजीबोगरीब बात की है, मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में वजाहत आ जाएगी, कमीशन की भी आ जाएगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसे बच्चों को ये काम दे दिया गया कि आप देखिए कि एक जगह वोटर कितने थे और पोल कितने हुए हैं वो। उन्होंने एक लिस्ट उठाई और उसमें देखा जी कि 1 लाख वोटर है, ठीक है। उन्होंने पर्चियां देखी कितनी निकली हुई हैं, तो वो तो निकली हुई हैं 1,70,000। सही। उन्होंने कहा जी कि तो ये तो 170% मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। सुने हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहां 2 पर्चियां पड़ी हुई हैं। मैं गया हूं तो मैंने 2 पर्चियां डाली हैं। एक पर्ची मैंने डाली है नेशनल असेंबली के लिए, एक पर्ची मैंने डाली है सूबाई असेंबली के लिए। उन्होंने सूबाई और नेशनल को अलग अलग किए बगैर उसी को डबल करके कह दिया जी कि 200% हो गई, 250%। चलिए हम वेट करते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। और ये बड़ा ब्लंडर है और बड़ी बदनामी और रुसवाई की बात की है उन्होंने, जो ऐसी हकीकत नहीं है। तीसरी बात ये है, जब मैं ब्रेक ले लूं उसके बाद यहीं से शुरू करते हैं। तीसरी बात बार बार कहा जा रहा है तीसरी बात से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तीसरी बात और साथ में चैलेंजेस क्या क्या है मियां साहब की हुकूमत को जो आने वाली है। एक ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और जबकि हम बात कर रहे थे और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि फैफन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी और ये आ गई है। 3 हल्कों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये गलत रिपोर्टिंग हुई है क्योंकि ऑब्जर्वर्स वहां के जो थे लोकल लेवल पे उन्होंने दिया और ये टोटली जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मुबनी है। तो सर आपने कहा और हो गया। अब तीसरी बात जो आप कहना चाह रहे थे वो क्या है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, एक तो यह है कि अच्छा हुआ फैफन ने वजाहत कर दी, कुछ हल्कों की है, लेकिन बाकी हल्कों पे भी यही हुआ है, उनके रिटर्निंग ऑफिसर वजाहत कर देंगे। लेकिन ये बड़ी मिसलीडिंग स्टोरीज थी जो आज छपी हुई हैं और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया है। तीसरी बात जो मैं करना चाहता था वो ये थी कि अगर कहीं इरेगुलरिटीज हुई हैं और हो जाती हैं, तीसरी दुनिया के ममालिक में तो बेशतर हो जाती है। इंडिया में पता नहीं कितने केसेस बरस चलते रहते हैं धांधली के, हुई होंगी, इरेगुलरिटीज भी हुई होंगी। और जहां कहीं तवाना कैंडिडेट होते हैं, तगड़े कैंडिडेट होते हैं, खासतौर पर पंजाब में इसकी तवक्को की जा सकती है, वो अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करते हैं। जहां कहीं शहरों में एक क्लास तवाना होती है, खातीन बड़ी तवाना होती है, यंगस्टर बड़े तवाना होते हैं, वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। हुआ होगा तो उसके लिए फिर एक प्रोसीजर है, ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, शिकायत है, एविडेंस इकट्ठी करें, चले जाएं, उनका दरवाजा खटखटाएं और कहें जी कि ये शिकायत हैं, आप जायजा लीजिए,
गिनती की दोबारा जरूरत है, दोबारा गिनती हो जानी चाहिए। जिस तरह आप 250 पे कहते हैं जी 49 या कितने हल्कों पे पोलिंग करा दें, हाँ, उसमें सारे पे करा दें। तो मेरा मतलब ये है कि जब हम एक नए पाकिस्तान की बात करते हैं ना, और बदले हुए पाकिस्तान की बात करते हैं, एक इनकलाबी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान, तो ये इस तरह का पाकिस्तान क्रिएट करें। आप 70 साल पहले की जो एक्सरसाइजेज है ना कि सड़कों पे आ गए और मार दिया, देखिए हमने 11 साल मार्शल लॉ उठा था इसी वजह से कि इलेक्शन के बाद हमने एहतजाज शुरू कर दिया। वो इलेक्शन भी गए, जमहूरियत भी गई, वजीर आजम भी फांसी चढ़ा और 11 साल डिक्लेयर। ऐसा अब नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन एहतजाज को मुहज्जब तरीकों के मुहज्जब दारों के अंदर रखें, उसमें रखना और जो आइन ने, कानून ने एक तरीका-ए-कार मुकर्रर कर दिया है उसको फॉलो करें। बिल्कुल, यही जमहूरियत है। फैसल भाई, अभी आपका धरना भी प्रेस क्लब के बाहर, सॉरी इलेक्शन कमीशन के बाहर जारी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं पूरे हल्के में रीपोलिंग करवा दी जाए, तो आप क्या मुतालबा करते हैं? जाहिर है आप भी एहतजाज, आपका भी हक है, लेकिन क्या 43 में क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए इलेक्शन 250 के हवाले से? नहीं है कि दानिश में इन पोलिंग स्टेशन के अलावा भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन रहते हैं जहां पोलिंग का अमला, प्रिजाइडिंग का अमला वक्त पे नहीं आया, लोग चले गए। मेरे हल्के में लोग तंग आ गए, और ये कुछ बिरयानी पे आए हुए या पैसों पे आए हुए वोटर नहीं, पढ़े लिखे लोग आकर, मौजूद लोग आकर, समझदार लोग आकर वोट डालेंगे। 6-6 घंटे अगर वो लगे रहे लाइन में और उनको वोट नहीं डाल पाए तो लोग चले जाएंगे। और यही बात साद रफीक साहब डिफेंस में भी कह रहे हैं कि वहां पे भी सिर्फ डिफेंस का हल्का नहीं था, वहां पे भी और बहुत सारी कच्ची आबादियां हैं, दूसरे एरियाज हैं, तो सारे पोलिंग स्टेशन की बात होनी चाहिए, सिर्फ एक क्लास और एक ग्रुप की नहीं होनी चाहिए बात। तो हम नहीं कह रहे कि आप तमाम पर करवाएं, और जो उसका नतीजा होगा वो मैं कह रहा हूँ ना, आप दुनिया भर के आदमी वो ट्रेन लगा दीजिए, फौज लगा दीजिए, जो करना है कर दीजिए। और ये भी जो यार लोग कह रहे हैं ना, मैं आज टीवी देख रहा था, बड़े दानेश्वर के फौज नहीं थी। मैं आपको पोलिंग स्टेशन के नाम बता सकता हूँ, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फौज मौजूद थी मेरे अपने हल्के में, और मेरे पास वीडियो एविडेंस वो आजकल सोशल मीडिया में, लेकिन मैं लेकर जाऊंगा जो मेरे साथ हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने किए और किए। बदकिस्मती ये है, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, वो जिसका मौका मिलता है वो फुटबॉल के खेल की तरीके से बराबर वाले को कोनी लगा देता है, उनकी शराफत से मौजूद तरीके से खेलता नहीं है। ठीक है। अच्छा मीर साहब, आप कह रहे थे कि ये वोटर्स का, और सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि तौहीन ना की जाए मैंडेट की, और सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। तो सर बात जी गुजारिश करना जी, तो जो हम धरने दे रहे हैं उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिस पे ये कहा जा सके कि हमने जो है वो कोई कानून को तोड़ा है, किसी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की है। हम एक एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज में कोई शिद्दत नहीं लाए। हमने कोई ऐसी सड़क ब्लॉक नहीं की कि जिससे लोगों को परेशानी हो, ना कोई तोड़फोड़ की है। हम एक पुरअमन बैठे हुए हैं और उस एहतजाज का नतीजा क्या है वो सुबह नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। उसका एक हैप्पी एंडिंग आप सबको पता चल जाएगी। अच्छा, वो क्या होगी हैप्पी एंडिंग? वो ये होगी कि ये जो दोनों कैंडिडेट थे, कम से कम लाहौर की डिफेंस की हद तक, ये आपस में किसी एग्रीमेंट में पहुंच जाएंगे और कोई बात उसमें से आगे चलेगी। नहीं, मगर वो अभी हम देख रहे थे एक टीवी चैनल पे भी वो थे, तो उसमें तो कोई हैप्पी एंडिंग नजर नहीं आई। हैप्पी एंडिंग यही हो गई वहां पे। उन्होंने कहा ख्वाजा साद रफीक ने कि मैं जो है वो तैयार हूँ, इसकी दोबारा गिनती करा ली जाए। अगर आप पहले दिन से ये बात कर रहे हैं ना सुन ले ना, हामिद खान साहब भी वहीं पे मौजूद थे ना। हामिद खान साहब भी एग्री किए और उन्होंने कहा ख्वाजा साद रफीक ने कि जनाब अगर आप 126 पे मान जाए कि वहां पे भी रिकाउंटिंग हो जाए। तो हामिद खान साहब के पास पता नहीं कौन सी अथॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं मानता हूँ। तो साहब के बेचारे इस पे वो पता नहीं उनके पास, मेरा नहीं ख्याल कि हामिद खान साहब के पास पार्टी को ऐसी। लेकिन मुझे बात करने दो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ जो इरफान सिद्दीकी ने कहा, ये कहते हैं कि जनाब अगर हम इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाएंगे तो ये जो है इसका मतलब है कि लोग जो बाहर निकले उनके वोट की तौहीन हम मैंडेट की कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को 75 सीटें दी और उस पार्टी को रातों रात 125 सीटें कर दी गई, वो तौहीन होती है, वो मैंडेट चुराया जाता है। अच्छा सर, राना साहब आप फरमा दीजिए जो मीर साहब बात करें, और फाइनल वर्ड्स क्या आप ये 126 और 125 दोनों के ऊपर बात कर लेंगे? देखिए मीर साहब जो है ये वो कर रहे हैं पिछले अदवार की बात, जहां पे 75 से 125 करना जो है वो मुमकिन था। इस मीडिया के दौर में जहां पे आप 75 की 76 करेंगे तो सारी दुनिया को जो है वो न सिर्फ बता दिया जाएगा बल्कि दिखा दिया जाएगा कि ये 75 से 76 हुआ है। अब ये मुमकिन नहीं है, अब ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए
क्योंकि पीटीआई ने सर खान साहब के साथ मिलकर मियां साहब ने क्या बात की सर? आप फाइनल वर्ड सीटों की गिनती करवा रहे दोबारा, वो भी थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा अभी। ठीक ठीक रान साहब टाइम इज ओवर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जाहिर है कि पीएमएलएन अब हुकूमत बनाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस और भी हैं जिसपे हम एक बहुत तफसीली प्रोग्राम किसी और वक्त कर रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस प्रेफरेंस पे रखे जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। मगर इस वक्त तो बात यह है कि जो कुछ होगा जमहूरियत और जमहूरी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक नया पाकिस्तान है, एक बदला हुआ पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने फैसला दिया है। सबने किए अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।